हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस। आज हम कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जानना ज़रूरी है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इसकी स्थापना की जाती है। और कहाँ पर इसकी स्थापना की जाती है, उसका स्थान था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जो कि बॉम्बे में है। और उसके संस्थापक थे एओ ह्यूम, ठीक है, जिनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनका पूरा नाम है। और इन्हें कांग्रेस का जन्मदाता भी कहा जाता है, फादर ऑफ कांग्रेस, ठीक है। और इसका पहला अधिवेशन जो था वो बम्बई में होता है। और इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? 72। उस अधिवेशन में कुल सदस्य 72 होते हैं। और इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया जाता है WC बैनर्जी, जिनका पूरा नाम है ब्योमकेश चंद्र बैनर्जी। तो ये इस अधिवेशन के अध्यक्ष रहते हैं। और अधिवेशन कहाँ होता है? बम्बई में। यह माना गया कि एओ ह्यूम ने इसलिए संस्था की स्थापना की है क्योंकि वह अंग्रेज़ी साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाना चाहता था। तो ये भी एक तर्क निकाला गया कि एओ ह्यूम इसलिए इस संस्था की स्थापना करना चाहता है क्योंकि वो अंग्रेज़ी साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रतिक्रिया हो रही थी लोगों की तरफ से, जिससे अंग्रेज़ों की नींव हिल सकती थी। इसके वजह से एओ ह्यूम ने ये सोचा कि एक संस्था का निर्माण किया जाए जिससे वो अपने अंग्रेज़ी साम्राज्य को बचा पाए। तो हम देखेंगे अब कि इस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के महत्वपूर्ण कारण क्या थे। तो सबसे पहला है 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय भावना एवं जागृति का क्रमिक विकास हो रहा था। धीरे धीरे भारतीय ऐसी संस्था की कमी महसूस करने लगे जो उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सके। अब 19वीं शताब्दी में बहुत सारे ऐसे संस्थाओं की स्थापना हो रही थी, लेकिन कोई ऐसे संस्था की स्थापना नहीं हुई थी जो लोगों मतलब जनता और सरकार के बीच की कड़ी को जोड़ सके। और इसी वजह से इस राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। और लोगों को ये महसूस हुआ कि एक संस्था का होना ज़रूरी है जो हमारी समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सके। तो उसके बीच की कड़ी के लिए संस्था की स्थापना की गई। दूसरा कारण ये था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा की भावना। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि उस समय पे भारत के जो जनता थी उनमें प्रतिक्रिया हो रही थी अंग्रेज़ी साम्राज्य के ख़िलाफ़। इसलिए उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि अपने ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा करने के लिए एक ऐसी संस्था का निर्माण कर दिया जाए जिससे कि लोगों में भी शांति रहे और उनका साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य भी बचा रहे। और इसी वजह से ये भी एक कारण रहा है जिसके वजह से इस संस्था की स्थापना की गई है। और तीसरा कारण है राष्ट्र की इच्छा और ज़रूरत पूरी करने के लिए भी कांग्रेस बनी। अब राष्ट्र की इच्छा और ज़रूरत, जितनी भी लोगों को ज़रूरत थी, इच्छा थी, उसे पूरी करने के लिए भी, उसकी पूर्ति करने के लिए भी कांग्रेस बनी। और चौथा है राष्ट्र भावना सशक्त कर सके। राष्ट्रीय भावना लोगों की सशक्त कर सके, इसके वजह से भी कांग्रेस की स्थापना की जाती है। ह्यूम द्वारा स्थापित इंडियन नेशन यूनियन की स्थापना का विचार सबसे पहले डफरिन के दिमाग में आया था। तो सर्वप्रथम ह्यूम जो था उसने इंडियन नेशन यूनियन की स्थापना की थी। और इसका विचार सबसे पहले किसके पास आया था? डफरिन के पास, जो उस समय वहाँ का वाइसराय था। और इसे ही INU को कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था कहा जाता है। तो INU मतलब इंडियन नेशन यूनियन को कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था भी कहा जाता है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने हिस्सा नहीं लिया था। विद्वानों के एक वर्ग के अनुसार कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज थी। तो कुछ विद्वानों का ये भी मानना था कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई है, कांग्रेस की स्थापना करने की जो बात आई है वो डफरिन के दिमाग की उपज थी।
क्यों ऐसा? क्योंकि जब इंडियन नेशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना के समय डफरिन जो थे वायसराय थे, तो एक इंडियन नेशन कॉन्फ्रेंस की भी स्थापना की गई थी। तो जब इसकी स्थापना की गई थी तो उस समय डफरिन जो थे उस समय वायसराय थे, जिसकी आईएनसी की स्थापना की गई थी 1885 में। आईएनयू अलग है और आईएनसी अलग है। आईएनयू मतलब इंडियन नेशन यूनियन, ठीक है, और आईएनसी का मतलब इंडियन नेशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और उसके बाद किसकी स्थापना आती है वो हम सभी जानते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, ठीक है। तो जब ये आईएनसी कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशन कॉन्फ्रेंस होता है, उसके बाद बदलकर इंडियन नेशन कांग्रेस की स्थापना की जाती है। लॉर्ड डफरिन, ये भी एक लॉर्ड डफरिन द्वारा ही उसकी दिमाग की उपज थी, जो कि 1885 में होती है। अब हम देखेंगे कि कांग्रेस का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। सबसे पहला क्योंकि जब कांग्रेस की सबसे पहले स्थापना हुई थी तो वो एक सामाजिक संस्था थी, वो राजनीतिक संस्था नहीं थी। ये हमें याद रखना है कि जब सर्वप्रथम इसकी स्थापना की गई तो वो एक सामाजिक संस्था थी, ना कि राजनीतिक संस्था। बाद में जाके वो राजनीतिक संस्था बनती है, लेकिन शुरुआत में वो सामाजिक संस्थाएं रहती है। तो उसी के अनुसार उसके प्राथमिक उद्देश्य निम्न है। सबसे पहला था उसका प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रवादियों में परस्पर सौहार्द बढ़ाना, तो वो राष्ट्रवादियों में सौहार्द बढ़ाना चाहते थे। दूसरा है पारस्परिक वैमनस्य समाप्त कर एकता को बढ़ावा देना, तो वो कांग्रेस के लोग वैमनस्य को समाप्त करके एकता की भावना को जागृत करना चाहते थे लोगों में। और तीसरा उद्देश्य था महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं का समाधान, कि जितने भी महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याएं हैं उसका समाधान करने के लिए भी इस संस्था का महत्वपूर्ण उद्देश्य था, क्योंकि सर्वप्रथम ये एक सामाजिक संस्था बनाई गई थी, ठीक है। अब हम देखेंगे कांग्रेस के 3 चरण थे। पहला था नरमपंथी, जिसे हम उदारवादी भी कहते हैं और अंग्रेजी में द फेज ऑफ मॉडरेट कहते हैं। दूसरा था गरमपंथी, जिसे हम उग्रवादी भी कहते हैं और अंग्रेजी में द फेज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट भी कहते हैं। और तीसरा जो चरण था वो था गांधी युग का, वो इसमें अभी हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन गांधी युग भी कांग्रेस के तीसरा चरण था। अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम नरमपंथी के बारे में देखेंगे, जिसे हम उदारवादी भी कहते हैं। तो इनका काल था 1885 से 1905 तक का इनका कार्यक्रम था, किसका? नरमपंथी उदारवादी का। इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो इसके प्रमुख नेता थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और महादेव गोविंद रनाडे और बहुत सारे ऐसे प्रमुख नेता थे। इनकी जो कार्य पद्धति थी वो सरल थी, बिल्कुल ही सरल, और वो विनम्र भाषा का हमेशा प्रयोग करते थे। वो हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। उनका जो कार्य था वो शांतिपूर्वक होता था। वो लोग किसी भी प्रकार की हिंसा पे विश्वास नहीं करते थे। अब बात आती है कि उदारवादियों ने अपनी मांगे कैसे प्रस्तुत की। तो उन्होंने कैसे मांगी रखी? तो उन्होंने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र के ज़रिए उन्होंने अपनी मांगे रखी अंग्रेज़ी लोगों के सामने। जैसे हम अंग्रेज़ी में प्रार्थना पत्र को अंग्रेज़ी में हम लोग पटिशन बोलते हैं, एप्लीकेशन भी बोलते हैं। सभा, उन्होंने अपनी मांगे सभा द्वारा भी रखी, सभा को हम अंग्रेज़ी में असेंबली बोलते हैं। और तीसरा जो था प्रस्ताव, वो प्रस्ताव के द्वारा मतलब प्रपोजल के द्वारा वो कांग्रेस की जो जितनी भी मांगे थी उसे रख रहे थे। और भाषण के द्वारा, स्पीच के द्वारा भी वो अपनी मांगे अंग्रेज़ी साम्राज्य को के पास रख रहे थे। नरमपंथी पश्चिमी शिक्षा में पले बड़े, इसलिए उनका विश्वास था कि ब्रिटिश शासन देर सवेर उनका भला करेंगी। तो नरमपंथी जो थे वो पश्चिमी शिक्षा में पले बड़े थे, ठीक है। इसलिए उनका विश्वास था कि ब्रिटिश शासन जो है वो देर या सवेर, आज नहीं तो कल,
उनका भला करेगी, ऐसा उनका उदारवादियों का ये विश्वास था। अब हम देखेंगे कि नरमपंथियों के उद्देश्यों की दो दिशाएं थी नरमपंथियों के उद्देश्यों की। सर्वप्रथम भारत में तो भारतीय जनता में राष्ट्रीयता की भावना जगाना और उसको मजबूत करना। भारत में उनकी एक प्रथम उद्देश्य था कि वो भारतीय जनता में राष्ट्रीयता की भावना को जगाना चाहते थे और उसको मजबूत करना चाहते थे। दूसरा था भारतीय जनता को राजनीतिक प्रश्नों पर शिक्षित करना। तो भारतीय जनता को वो राजनीतिक प्रश्नों पर शिक्षित करना चाहते थे और संगठित करना चाहते थे। अब आती है इंग्लैंड की बात। तो ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश जनता को भारतीय परिस्थितियों से अवगत कराना चाहते थे। तो इंग्लैंड के प्रति उनके उद्देश्य क्या थे कि वो भारतीय जनता में जितनी भी समस्याएं हो रही हैं या फिर कुछ तकलीफ़ हो रही हैं, जिन परिस्थितियों से वो गुज़र रहे हैं, उसके समाधान के लिए सारी परिस्थितियों को अवगत कराना बहुत ही ज़रूरी था। इसलिए वो ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश जनता को भारतीय परिस्थितियों से अवगत कराना चाहते थे। ये उनके महत्वपूर्ण दो उद्देश्य थे, जो दो दिशाएं थीं। सर्वप्रथम भारत के लिए थी और दूसरा इंग्लैंड के लिए थी। अब हम देखेंगे नरमपंथी राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर समझौतावादी थे। वो राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर समझौतावादी थे, अर्थात वे विनम्र भाषा में बात करते थे। तो ये लोग जो थे वो शांतिपूर्वक हर कार्य करना चाहते थे, संवैधानिक रूप से वो सारे कार्य करना चाहते थे और उनकी भाषा जो थी वो विनम्र थी। इनका ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति आर्थिक दृष्टिकोण आलोचनात्मक था। तो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति जो उनका आर्थिक दृष्टिकोण था, उदारवादियों का या फिर नरमपंथियों का, उनका जो दृष्टिकोण था वो आलोचनात्मक था। उन्हें ही धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। तो उदारवादियों ने ही धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। अब हम जानें कि धन का निष्कासन का सिद्धांत क्या था। धन निष्कासन का जो सिद्धांत है वो दादा भाई नौरोजी द्वारा समझाया गया था कि किस तरह भारत का पैसा इंग्लैंड में जाकर बह रहा है, मतलब ड्रेन हो रहा है। इसे ही धन के निष्कासन का सिद्धांत कहते हैं कि भारत का पैसा भारत में ना रहकर वो इंग्लैंड में जा रहा था, वहाँ पर ड्रेन हो रहा था, जिसे हम अंग्रेज़ी में ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं, ड्रेन थ्योरी, जो दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया है। ये उनके आलोचनात्मक सिद्धांत है आर्थिक दृष्टिकोण में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि नरमपंथियों की मांगे क्या थी। तो नरमपंथियों की मांगे थी, सर्वप्रथम वो न्यायिक और पुलिस कार्य को अलग अलग किया जाए। तो वो चाहते थे कि न्यायिक और पुलिस कार्य अलग अलग किया जाए और महाजनों से बचाने रक्षा के लिए कृषि बैंक की स्थापना की जाए। तो उनकी एक और मांग थी कि वो महाजनों से बचने, मतलब ज़मींदारों वगैरह से बचने के लिए वो कृषि बैंक की स्थापना करने के लिए करना चाहते थे और प्रशासनिक सेवा के उच्चतर पदों का भारतीयकरण हो। वो प्रशासनिक सेवा में जितने भी उच्चतर पद है उसका भारतीयकरण भी करवाना चाहते थे। भारतीयों का पलायन भी रोकना चाहते थे वो, और धन का निष्कासन वो बंद करना चाहते थे। जैसा कि मैंने बताया कि भारत का सारा पैसा इंग्लैंड में चला जाता था। बहुत ऐसे कार्य किए जाते थे, अलग अलग कार्य, जिससे कि भारत का पैसा इंग्लैंड जा रहा था। ICS की परीक्षा इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी हो। ये भी कहा गया कि ICS की जो परीक्षा है वो इंग्लैंड में तो होती है, लेकिन साथ साथ भारत में भी हो, और उसकी आयु जो 19 वर्ष है उसे बढ़ाकर 23 वर्ष की जाए। ठीक है, सैन्य व्यय में कटौती की जाए, इंग्लैंड में आयातित कपड़ों पर पुनः आयात कर लगाया जाए, देश में औद्योगिक शिक्षा का प्रचार हो, शस्त्र कानून में संशोधन हो, एक भारत सचिव का वेतन ब्रिटिश सरकार दे।
तो ये सारे उनके प्रमुख मांगे थी कि देश में औद्योगिक शिक्षा का प्रचार हो, इंग्लैंड में आयातित जो कपड़े हैं उस पर पुनः आयात कर लगाया जाए और सैन्य व्यय में भी कटौती की जाए और जो शस्त्र कानून में संशोधन हो और एक भारत सचिव का वेतन, जो एक भारत सचिव बनाया जाए, उसका जो वेतन है वो उसका ब्रिटिश सरकार ही उसका वेतन दे। अब हम देखेंगे आर्थिक समस्याओं हेतु मांग। तो आर्थिक समस्याएं जो जितनी थी उसके हेतु उदारवादियों ने क्या क्या मांगे रखी। तो सर्वप्रथम उनकी मांग थी कि भूमि कर तथा अन्य करों में कमी हो। भूमि कर बढ़ा हुआ था, ज़्यादा था, और अन्य करों में भी कमी करने को इनका एक मांग थी। और सिंचाई की उचित व्यवस्था तथा कृषि बैंकों की स्थापना हो। भारतीय उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिले। शासन संबंधी व्यय में कमी हो एवं विदेशियों को कम संख्या में नियुक्त किया जाए। तो उनका कहना था कि शासन संबंधी व्यय में कमी हो और विदेशियों को कम संख्या में नियुक्त किया जाए। भारतीय उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिले। सिंचाई की उचित व्यवस्था की जाए। कृषि बैंकों की स्थापना की जाए। भूमि कर तथा अन्य करों में भी कमी की जाए। 1887 तक कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के अच्छे संबंध थे। तो 1887 तक कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के जो संबंध थे वो अच्छे थे और 1887 के संबंध बिगड़ने लगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को जन समर्थन मिलना आरंभ हो गया था। अंग्रेज़ों ने कांग्रेस को दो व्यक्तियों को जब अंग्रेज़ ने देखा कि कांग्रेस को जन समर्थन मिलना प्राप्त हो गया है तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि कांग्रेस के दो व्यक्तियों को उकसाया। तो सर्वप्रथम वो थे बनारस के राजा शिव प्रसाद और दूसरे थे सर सैयद अहमद खान। अब जैसे उन्हें उकसाया जाता है तो सर सैयद अहमद खान ने अपनी अलग एसोसिएशन शुरू की। तो उनका पहला जो था एसोसिएशन वो था जो सर सैयद अहमद खान द्वारा बनाया गया था, वो था यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1889 में की गई। और दूसरा था एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन, इसकी भी स्थापना की गई। अब हम देखेंगे कांग्रेस की महत्वपूर्ण देन क्या थी। ठीक है, तो 1925 से ICS की परीक्षाएं भारत और इंग्लैंड दोनों जगहों पे होगी। तो उन्होंने ये उदारवादियों की महत्वपूर्ण देन है कि 1925 से ICS की जो परीक्षाएं हैं वो भारत और इंग्लैंड दोनों जगह पे होगी। 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम में प्रावधान किया गया कि बजट पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। ये भी उनकी एक मांग जो उन्होंने की थी उसका परिणाम मिला। भारतीय व्यय की आंच के लिए वेल्बी आयोग की नियुक्ति हुई। इसी के सामने गवाही देने के लिए गोखले लंदन गए थे। अब हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीयता ने नरमपंथियों के अधीन ही आकार ग्रहण किया और स्वतंत्रता संघर्ष के लिए ठोस आधार तैयार किया। तो भारतीय राष्ट्रीयता ने नरमपंथियों के अधीन ही आकर एक आकार ग्रहण किया और स्वतंत्रता संघर्ष के लिए एक ठोस आधार तैयार किया। धन के निष्कासन को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया, जिससे अंग्रेज़ों के शोषक चरित्र का पर्दाफाश हुआ। जैसा कि शुरू से ही वो लोग आर्थिक मांगों को लेकर ज़्यादा ही आलोचनात्मक थे, उदारवादी लोग। उन्होंने धन के निष्कासन को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया, जिससे अंग्रेज़ों के जो शोषक चरित्र था उसका भारतीय जनता को पता चलता है। तो ये हमारा उदारवादी चरण यहीं पे समाप्त होता है। और अगले वीडियो में मैं आपको उग्रवादी आंदोलन मतलब गरमपंथी एक्सट्रीमिस्ट फेस आपको बताऊंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।